अहमदाबाद वाले विमान हादसे की जगह पहुंची AIB एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम विमान हादसे वाली जगह पहुंची है। और दरअसल यही वो बातें हैं, यही वो कारण है, यही वो सवाल खड़े होते हैं कि भाई लापरवाही कैसे बरती गई। और इसी वजह से यहाँ पे जो टीम है वो पहुंच रही है विमान हादसे वाली जगह पे। सीधे रुख करते सहयोगी मृदुल के पास। मृदुल, जिस तरीके से विमान हादसे के बाद जांच के दायरे में तमाम वो कंपनियां हैं, तमाम वो मीटिंगें हैं, बैठकें हैं, जहां पर पहले ट्रेनिंग दी जाती है, चुनौतियां सामने आती हैं, खामियां पाई जाती हैं, बावजूद इसके प्लेन को उड़ाया जाता है। अब चूंकि जांच की टीम AIB पहुंची है वहां पर, तो अभी फिलहाल वहां पे हालात कैसे हैं, जांच का दायरा कितना लंबा, कितने लोग इसमें जद में आने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले दो खबर अभी हमने दर्शकों को बताई हैं, जिसमें गणेश अभी जानकारी दे रहे थे कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। वो महत्वपूर्ण बैठक इसलिए मानी जा रही है क्योंकि यहां पर पहुंची हुई है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम, और वो टीम सिविल एविएशन से ही जुड़ी हुई है। और आपको ये बता दें कि इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो सारी जानकारी यहां से जुटाएगी, वो सारी जानकारी मिनिस्ट्री में भेजी जाएगी कि आखिर क्या दिक्कत हुई है। क्योंकि जब भी कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है, बड़ा हादसा होता है, उसको लेकर AAIB की टीम पहुंचती है, वो इन्वेस्टिगेट करती है, जांच पड़ताल करती है, और उसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि आखिर क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन यहां पर कई सारी एजेंसीज, जैसा अभी आप बता रहे हैं, इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें शामिल हैं, जो जांच के दायरे को और धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो सबकी रिपोर्ट्स यहां पर ली जाएगी। और जो अभी हमारे सहयोगी गणेश जानकारी दे रहे थे कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री भी इसे लेकर संजीदगी से काम कर रही है, और हर एक नजर एजेंसीज की रिपोर्ट फाइल करेगी, उसे भी थॉरोली चेक किया जाएगा, देखा जाएगा, समझा जाएगा, परखा जाएगा। अपडेट भी लेंगे कि क्या कुछ इस पूरे मामले में वहां पर हो रहा है। लेकिन इसी बीच आपको बताएं कि विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है, जो AAIB को सौंप दिया गया है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो अब ब्लैक बॉक्स की जांच करेगी, और इसके माध्यम से ये पता चलेगा, क्योंकि इसमें दो तरीके से पार्ट्स होते हैं। पहला ये बताता है कि विमान किस ऊंचाई पर उड़ रहा था, और दूसरा ये कि विमान में आखिरकार आखिरी बातचीत क्या हुई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो AAIB की टीम पहुंची हुई है। इसके पहले कल NSG की टीम भी पहुंची हुई थी, और दूसरी तरफ ये जांच कर रहे हैं कि इस पूरे विमान हादसे की वजह क्या रही, क्योंकि बोइंग एक ऐसा विमान है जो कभी भी क्रैश नहीं हुआ है, इसे लेकर के ये कहा जाता है कि सबसे सुरक्षित विमान है। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में भी हाई लेवल मीटिंग की जा रही है, और DGCA की तरफ से भी अब कई आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये वो पूरी टीम है जो पहुंची हुई है अहमदाबाद में इस विमान हादसे की जांच के लिए। इन्हें ब्लैक बॉक्स सौंप दिया गया है, ये फिल्टर करेंगे, समझेंगे कि दोनों पायलट के बीच में आखिरी वक्त में क्या कुछ बातचीत हुई। मीडिया को लेकर के ATS की तरफ से भी बताया गया है कि उन्हें ATC की तरफ से बताया गया है कि उन्हें ये कहा गया था कि प्लेन उठ नहीं रहा है। मृदुल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मृदुल, टीम वहां पर पहुंच गई है, बातचीत करिए। देखिए, टीम तो अंदर है मीनाक्षी। बड़ी बात यही है कि टीम अभी जांच कर रही है और किसी को जाने की इजाजत नहीं है। मैं आपको क्रैश साइट के बाहर की तस्वीर दिखा रहा हूं, लेकिन महत्वपूर्ण चीज यही है जो अभी तक जानकारी सामने आ रही है कि आखिरी उन चंद मिनटों में, उन चंद सेकंड्स में क्या हुआ था, इसी की जांच पड़ताल करनी है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जांच के दायरे में हैं। पुलिस के अधिकारी यहां पर लगातार 24 घंटे तैनात किए गए हैं ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो। अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो जांच में फायदेमंद होंगी, जो जांच में सहयोग कर सकती हैं। इसलिए अभी क्रैश साइट पर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण अभी ये जो बिंदु आपने उठाया है कि ब्लैक बॉक्स रिकवर कर लिया गया है। ब्लैक बॉक्स कई सारे ऐसे प्लेन हादसे पहले भी हुए हैं, क्रैश हुए हैं, जिसमें रिकवर किया जाता है और बहुत इंफॉर्मेशन उसमें होती है। अब देखना होगा कि उसे रिकवर करने के बाद उसमें क्या इंफॉर्मेशन हैं, उनको जुटाया जाएगा और उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। लेकिन इस समय का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि एक एक करके एजेंसीज, जो कल हमने बताया था कि CFSL पहुंची हुई थी, अभी AAIB की टीम पहुंची हुई है, बोइंग भी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, और आपको ये जानकारी दे दें ATS की टीम भी इसमें इन्वॉल्व है। यानी सभी एजेंसियां समानांतर तौर पर जांच पड़ताल कर रही हैं। रोक रहे हैं आपको यहाँ पे। इस बीच बड़ी खबर आ गई है जहां पे अब तक 230 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, DNA सैंपल लिए गए हैं, जहां पे शवों की पहचान के लिए DNA सैंपल लिए जा रहे हैं। DNA सैंपल मैच होने पर ही परिजनों को सौंपे जाएंगे शव।
सिविल हॉस्पिटल में बने फॉरेंसिक लैब में लिए जा रहे हैं डीएनए सैंपल। तो 230 लोग ऐसे हैं, 230 बॉडीज ऐसी हैं जिनके डीएनए सैंपल्स लिए गए हैं। इसके बाद अभी ये नंबर्स और बढ़ रहे हैं और डीएनए सैंपल की जांच करने के बाद ही जो बॉडी है वो परिजनों को सौंपी जाएगी। कोमल, ये बहुत मुश्किल वक्त है जब परिजन एक ऐसे जगह पे खड़े हैं जहां पे वो अपने लोगों को, फैमिली मेंबर्स को पहचान भी नहीं पा रहे हैं। शवों की स्थिति ऐसी बन चुकी है और यही वजह कि डीएनए सैंपल्स के जरिए पहचान की जा रही है। 230 लोगों के सैंपल ले लिए गए हैं। अभी और क्या जानकारी डीएनए सैंपलिंग को लेकर के और शवों को कब से सौंपा जाएगा? क्या कुछ लोगों को सौंपा भी गया है क्या? बिल्कुल, देखिए अनामिका, विमान हादसे के बाद जो तस्वीरें आई थी, जो मंजर सामने आया वो कल्पना से बाहर था, क्योंकि शव को अब पहचान पाना बेहद ही मुश्किल होते जा रहा है। कसौटी भवन में इस वक्त की मेरी मौजूदगी और आपको ठीक यहाँ से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए फिलहाल अगर आपको आगे बताएं तो देखिए पुलिस जो है अंदर जितने भी परिजन यहाँ पे पहुँच रहे हैं, क्योंकि अभी तक 230 लोगों का जो जाँच है वो हो गया है, यानी 230 लोगों के सैंपल्स वो ले लिए गए हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पे ये डॉक्टर्स हैं जो अपने ID कार्ड्स वगैरह दिखा करके अंदर जा रहे हैं। परिजन जो है वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं, क्योंकि कल रात तक 224 लोगों के डीएनए सैंपल्स जो हैं वो लिए गए थे। लेकिन अब चूंकि ये डॉक्टर्स हैं, फिलहाल वो अंदर जा रहे हैं। जो परिजन आ रहे हैं उनको सिर्फ अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। और ऐसे में बात करें तो अब जो समय की बात करें तो देखिए जैसे ही यह हादसा हुआ था उसके दोपहर के बाद जो है यहाँ पे डीएनए के लिए जो डीएनए सैंपल्स है वो लिए जा रहे थे। और अब चूंकि 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, यानी अब जो है दोपहर के बाद पूरे 2 दिन हो जाएंगे इस हादसे को गुजरे हुए। तो ऐसे में लगातार डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे हैं। कई ऐसे परिवार अनामिका ऐसे हैं जो बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, तो वो भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं अपने डीएनए जांच के लिए। तो ऐसे में पहले डीएनए जांच होगा और उसी के बाद जो है सैंपल्स के आधार पर परिजनों को सब सौंपे जाएंगे। इसमें बात करें तो देखिए कुछ ऐसे शव थे जिन्हें सौंप दिया गया है, लेकिन वो शव ऐसे लोगों के थे जो स्टूडेंट्स, जो मेस में थे, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स थे, जो मेस में खाना खा रहे थे, तो उनकी जो है शवों की पहचान हो पाई। उनमें से कुछ को शव दे दिया गया। लेकिन जो विमान में सवार यात्री थे, जो तस्वीरें आई थी जिस तरह से उनकी बॉडी जो है वो पूरी तरह से शव जो है वो जले हुए थे, तो ऐसे में देखिए उनकी बॉडी को पहचान पाना बेहद ही मुश्किल हो गया। और इसीलिए यहाँ पे डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे हैं। 230 लोगों के डीएनए सैंपल्स ले लिए गए हैं और लगातार यहाँ पे परिजन भी पहुंच रहे हैं। और बताया जा रहा है कोमल, कुछ लोगों की पहचान भी की गई। आपके पास लौटेंगे, लेकिन इसी बीच आपको बताते हैं कि हादसे में जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है वो अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। डॉक्टर लोगों के डीएनए सैंपल लेकर के शवों की पहचान भी कर रहे हैं। हमारे सहयोगी सागर की रिपोर्ट देखिए। अभी तक अगर हम बात करें तो अहमदाबाद विमान हादसे में जिस तरह से 241 जो लोग प्लेन में सवार थे उनकी मौत हो गई, वहीं इसके अलावा जो लोग हॉस्टल के अंदर मौजूद थे लगातार उनकी भी डेड बॉडी निकाली जा रही है। ये शव की संख्या हो चुकी है 270 से भी ज्यादा। अभी तक 7 ऐसे शव हैं जिसकी शिनाख्त की गई। पोस्टमार्टम देखिए लगातार किया जा रहा है और अभी भी जो घायल है उनका इलाज अभी जारी है। लेकिन बड़ी बात यह इस पूरे मामले में कि जो लंदन से जो फ्लाइट अहमदाबाद के लिए आ रही है, कई सारे परिजन हैं जो इस समय अहमदाबाद आ रहे हैं, वो डीएनए उनकी सैंपलिंग की जाएगी ताकि शव की पहचान की जा सके। क्योंकि अभी भी जो परिजन यहाँ पर रो रहे हैं वो अपनों की तलाश में काफी परेशान हैं। ऐसे में वो दर दर लगातार भटक रहे हैं। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए पोस्टमार्टम यहाँ पर लगातार रूम जहाँ पर पोस्टमार्टम अभी किया जा रहा है। और इधर में अगर आपको दिखाऊं तो जो लोग हैं अस्पताल में एडमिट, उनका यहाँ पर इलाज अभी जारी है। तो ऐसे में 270 से ज्यादा शव, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर जारी। अभी कब तक होगा रेस्क्यू पूरी तरह से पूरा, ये भी अब देखने वाली बात होगी। तो प्लेन क्रैश कैसे हुआ, क्या दिक्कत हुई, क्या परेशानी आई, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन अब ब्लैक बॉक्स चूंकि मिल गया है, तो ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद उम्मीद जताई जा रही कि जल्द ही हादसे के कारणों से पर्दा उठ पाएगा। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। अहमदाबाद विमान क्रैश के बाद अब हर कोई बस हादसे की वजह जानना चाहता है। इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसकी लापरवाही से हुआ? 265 परिवारों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? ऐसे कई सवाल लोगों के जहन में कौंध रहे हैं। प्लेन क्रैश की जांच अलग अलग एजेंसियों के साथ गुजरात एटीएस की टीम भी कर रही है। टीम ने फॉरेंसिक सैंपल दुर्घटना स्थल से इकट्ठा किए हैं, लेकिन जांच में सबसे महत्वपूर्ण ब्लैक बॉक्स और डीवीआर है। डीवीआर मतलब डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर।
यानी कि प्लेन में जो भी वीडियोस अंदर के रहे होंगे वो सब रिकॉर्ड होंगे। आखिरी समय में क्या हुआ वो भी इस डीवीआर में रिकॉर्ड होगा, जिसको अब गुजरात एटीएस ने कब्जे में ले लिया है। से 3 घंटे तक एटीएस की टीम ने भी अंदर जाकर पूरी जांच की है, फिर चाहे वो हॉस्टल का या मेस का एरिया हो, सभी जगह पर एटीएस ने जांच की है। पुलिस के अधिकारी भी लगातार यहां पर पहुंचे हैं। तस्वीर देखिए, तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी भी, गुजरात पुलिस के बड़े अधिकारी भी लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि एक तरफ पूरे मामले की जांच जारी है तो वहीं दूसरी ओर कई लोग ऐसे हैं जिनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं लग पाई है। यही वजह है कि उनकी जानकारी हासिल करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। अब एटीएस जाहिर तौर पर आतंकवाद के एंगल पर भी जांच कर रही है। गुजरात एटीएस इस जांच में शामिल हुई है, यानी कि इस दुर्घटना के पीछे साजिश एंगल की भी जांच की जा रही है। क्या किसी तरह का कोई षड्यंत्र एंगल तो इसमें नहीं था? किसी भी विमान हादसे की जांच में सबसे अहम भूमिका ब्लैक बॉक्स की होती है। विमान का कितना भी खतरनाक क्रैश हो, ब्लैक बॉक्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचता और फिर बाद में इसी के जरिए जांचकर्ताओं को इस बात की जानकारी मिलती है कि हादसा क्यों हुआ। आसान भाषा में समझें तो ब्लैक बॉक्स में प्लेन के उड़ान संबंधित सभी जानकारियां रिकॉर्ड होती हैं। पायलट, को पायलट की हर गतिविधियां रिकॉर्ड होती हैं। 2 डाटा रिकॉर्डर होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। 1 महीने तक बिना लाइट के काम कर सकता है। प्लेन में रखा ब्लैक बॉक्स टाइटेनियम मेटल का होता है। धमाका, दुर्घटना, आग और पानी में भी ये सुरक्षित रहता है। 1 घंटे तक 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान झेल सकता है। ब्लैक बॉक्स विमान के पिछले हिस्से में रखा जाता है। प्राइमा फेशिया एज ऑफ नाउ, अभी जो मैंने वीडियो देखा है, मैंने उसको हालांकि 20-25 बार देख चुका हूं और उससे ये समझ में आता है कि टेक ऑफ के समय तक एयरक्राफ्ट ठीक था और राइट आफ्टर टेक ऑफ इंजन में थ्रस्ट लॉस हुआ है। अब उसके जैसा कि मैंने बताया कि कुछ भी तकनीकी रीज़न हो सकता है। इस ब्लैक बॉक्स की रिकवरी से जो कि पूरी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, एक तो हमें सारा का सारा सीवीआर मिल जाएगा कि कॉकपिट में उस दरमियान क्या बात हुई, और पूरे हमें अगर डैमेज नहीं हुए हैं तो सारे डीएफडीआर डेटा मिल जाएगा। इस बीच एटीएस की टीम ने हादसे वाली जगह से डीवीआर भी, यानी कि डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर बरामद कर अपने साथ ले आई और इसी डीवीआर की मदद से गुजरात एटीएस की टीम किसी आशंका को लेकर जांच करेगी, क्योंकि डीवीआर में डिजिटल साक्ष्य होंगे और वो प्लेन के अंदर के हर राज को खोल देंगे। दरअसल डीवीआर एक सीसीटीवी की तरह काम करता है। प्लेन के अंदर की हर हरकत पर नजर रखता है। प्लेन के अंदर के वीडियो फुटेज रिकॉर्ड करता है। बिना रुकावट के लगातार वीडियो रिकॉर्ड होते हैं। सुरक्षा निगरानी के लिए फिर इनका इस्तेमाल किया जाता है और डीवीआर में कैद हुई तस्वीरों का सबको इंतजार है। हालांकि ब्लैक बॉक्स में मिले डाटा और उसे डिकोड करने में अभी कई दिन लग सकते हैं और कई सवाल हैं, लेकिन अभी तक किसी का कोई जवाब नहीं है। ना कोई जिम्मेदार है, ना कोई गुनहगार है और ना किसी को अभी तक लापरवाह करार दिया गया है। और 265 मौतों की जिम्मेदारी से सभी ने पल्ला झाड़ दिया है, लेकिन ब्लैक बॉक्स और डीवीआर सब कुछ राज खोल देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।